देखो, सबसे पहले चैप्टर का नाम है संसाधन के रूप में लोग, यानी पीपल एज रिसोर्स। ठीक है, सबसे पहले दिमाग से ये बात निकाल दो अपनी कि देश की बड़ी पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम है या बोझ है। संसाधन के रूप में लोग, पीपल एज रिसोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये दिमाग से बात निकाल दो कि देश की जो हमारी इतनी सारी पॉपुलेशन है ये एक प्रॉब्लम है या बोझ है। कई लोग ये सोचते हैं कि हमारी इतनी ज़्यादा आबादी है तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा भी तो नज़रिया हो सकता है। इकोनॉमिक्स ये कहती है कि अगर हम लोग पर सही इन्वेस्ट करें तो वो देश की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, एसेट्स बन सकते हैं। ठीक है, अगर सारे लोग क्वालिटी के हों, एक नंबर के दिमागदार, तो कितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो, है ना। कितना दिमाग है लोगों के पास, लोग ही तो दुनिया को बेहतर बनाते हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल यानी मानव पूंजी क्या है। सोचिए जैसे एक मशीन है, अगर आप उसमें तेल पानी नहीं डालोगे तो वो ख़राब हो जाएगी। वैसे इंसान है, जब हम इंसानों की एजुकेशन, हेल्थ और ट्रेनिंग यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण पर पैसा खर्च करते हैं तो वो ह्यूमन कैपिटल बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि वो एक प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ जाती है। ठीक है, एक एजुकेटेड इंसान, एक अच्छे स्वास्थ्य वाला इंसान, है ना, और एक प्रशिक्षित इंसान, ट्रेंड बंदा बढ़िया काम करेगा ना, है ना। जैसे एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, ये सिर्फ इंसान नहीं है, ये देश के लिए रिसोर्स हैं जो प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। ठीक है, हाँ। शकल और विलास की कहानी है इसमें। ठीक है, दो दोस्त की कहानी है। एक बंदा है शकल, उसके माँ बाप ने उसे स्कूल भेजा, फिर कंप्यूटर का कोर्स करवाया, जो हेल्दी था, है ना, वो हेल्दी भी था शरीर से। ठीक है, और उसका नतीजा क्या हुआ, उसे एक प्राइवेट फर्म में अच्छी जॉब मिली, उसने नया सॉफ्टवेयर बनाया और अच्छी सैलरी पाई। ठीक है, दूसरी कहानी है विलास की। उसके पिता नहीं थे, माँ मछलियाँ बेचती थी, विलास स्कूल नहीं गया और उसे गठिया की बीमारी भी थी। अर्थराइटिस मतलब हड्डी की बीमारी होती है। अब इसका क्या नतीजा हुआ कि वो भी माँ की तरह ही मछलियाँ बेचने लगा और बहुत कम पैसे कमा पाया। ठीक है, तो इसमें क्या लाइफ लेसन मिला तुम्हें कि सफल ह्यूमन कैपिटल कौन बन गया, जो था पहला एग्जाम्पल शकल, है ना। ह्यूमन कैपिटल बन गया एजुकेशन प्लस हेल्थ की वजह से। ठीक है, और विलास नहीं बन पाया। एक पढ़ा लिखा और स्वस्थ इंसान ज़्यादा कमाता है और देश की तरक्की में मदद करता है। ठीक है, हाँ, और अनपढ़ भी नहीं इतना कमा पाता है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आर्थिक क्रियाकलाप। लोग जो काम करते हैं उन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया है, एक प्राइमरी सेक्टर, एक सेकेंडरी सेक्टर, एक टर्जरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में जो सीधा नेचर से जुड़ा हो, जैसे खेती बाड़ी, ठीक है, एग्रीकल्चर, मछली पालन, ठीक है, खनन, माइनिंग। ठीक है, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, द्वितीयक क्रियाकलाप, है ना, जहाँ कुछ बनाया जाता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है जहाँ पे। ठीक है, जैसे गन्ने से चीनी बनाना, ठीक है, फैक्ट्री में गाड़ी बनाना, यह है सेकेंडरी। टर्चरी सेक्टर होता है तृतीयक क्षेत्र, जो सर्विस देते हैं, जैसे डॉक्टर, टीचर, बस ड्राइवर, बैंक, जो सर्विस दे। ठीक है, जो किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करें। ठीक है, बैंक वाले क्या वैल्यू ऐड करते हैं, वो हमारे पैसों का प्रबंधन करते हैं, है ना, हमें लोन वोन देते हैं, गोल्ड के ऊपर देती है। हाँ। अब बेरोजगारी एक और है इसमें कि अनएम्प्लॉयमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरोजगारी तब होती है जब लोग काम करना चाहते हैं और उन्हें काम ना मिले, है ना। लेकिन भारत में दो अजीब तरह की बेरोजगारी है। एक तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी मौसमी बेरोजगारी, ये तब होती है जैसे ये गांव में होती है। ठीक है, किसान को साल के कुछ महीने कटाई बुआई के समय काम मिलता है, बाकी समय वो खाली बैठा रहता है बीच में, है ना। बुआई कर दी, अब बीच का टाइम खाली, है ना, अब कटाई होगी, कोई और काम कर ले, नहीं मिल पाता ना काम उन्हें। यही तो बेरोजगारी है, वो काम करना चाहते हैं पर मिल ना रहा, उसी को बेरोजगारी बोलते हैं। ठीक है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट दूसरे तरह की होती है। ठीक है, जिससे प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे मान लो एक खेत में काम करने के लिए 5 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर 8 लोग लगे हुए हैं। अब वो जो 3 एक्स्ट्रा लोग हैं, अगर उन्हें हटा भी दें तो खेती उतनी ही होगी। अब ये 3 लोग दिखने में काम कर रहे हैं
पर असल में बेरोजगार ही हैं। मतलब वो बेफालतू में लगे पड़े हैं ना, पैसा बंटवा ले रहे हैं वो खाली, लेकिन काम तो 5 लोग ही कर सकते हैं, है ना, 3 लोग ज़बरदस्ती के। तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी है। ठीक है। दूसरा पार्ट ये है निर्धनता एक चुनौती। ठीक है, ठीक है, ये है तीसरा चैप्टर। ठीक है, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। अब हम बात करेंगे कि भारत में सबसे बड़ी चुनौती के बारे में, जो कि है गरीबी। गरीबी क्या है? सिर्फ जेब में पैसा ना होना गरीबी नहीं है। अगर किसी के पास रहने को घर नहीं है, साफ पानी नहीं है, ठीक है, बच्चों को स्कूल भेजने के पैसे नहीं हैं, या बीमार होने पर इलाज नहीं करा सकते, तो वो गरीब है। ठीक है, तो वो गरीब है। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत सही मायने में तब आज़ाद होगा जब यहाँ सबसे गरीब आदमी भी मानवीय पीड़ा यानी सफरिंग से मुक्त होगा। मतलब सफरिंग मतलब परेशानियों से। अब एक होती है पॉवर्टी लाइन, जिसे बोलते हैं निर्धनता रेखा। गरीबी कैसे नापते हैं, इसके लिए होती है ये। सरकार ने एक लाइन खींची है, अगर आप उससे कम खर्च कर पाते हैं तो आप गरीब हैं। भारत में इसे कैलोरी के आधार पर नापा जाता है कि एक आदमी कितना कैलोरी लेता है एक दिन में। कैलोरी? हाँ, कैलोरी बर्न भी तो होती है। हाँ, तो लेता कितना है उससे नापा जाता है। ठीक है, जैसे गांव में एक इंसान को रोज 2400 कैलोरी चाहिए क्योंकि वो मेहनत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, और शहर में एक इंसान को रोज 2100 कैलोरीज चाहिए। अगर इतनी कैलोरी इंसान ले रहा है, खा ले रहा है, ठीक है, हाँ, शहर में, तो वो गरीब नहीं है। ठीक है, अगर कोई इंसान इतना खाना खरीदने लायक पैसे भी नहीं कमा पाता तो वो बीपीएल में आ जाता है, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, फिर है वल्नरेबल ग्रुप्स, यानी कि असुरक्षित समूह। ठीक है, असुरक्षित समूह। सब लोग बराबर गरीब नहीं होते, तुम्हें ये पता है ना। कुछ ग्रुप को गरीबी का खतरा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से होते हैं? सोशल ग्रुप्स, जैसे एससी शेड्यूल कास्ट, ठीक है, और एसटी शेड्यूल ट्राइब्स के परिवार। ठीक है, जनजाति के लोग होते हैं जो। अब इकोनॉमिक ग्रुप्स भी होते हैं, गांव के खेतीहर मजदूर जिनके पास ज़मीन नहीं है, और शहर के कैजुअल लेबर, दिहाड़ी मजदूर। ठीक है, ये भी आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं। ठीक है, अब इसका कारण क्या है कि भारत गरीब क्यों है? इसके पीछे अंग्रेज़ों का शासन, ठीक है, जिन्होंने हमारे उद्योग ख़त्म किए, खेती में कम ग्रोथ और बढ़ती हुई पॉपुलेशन भी जिम्मेदार है। ठीक है, ये सारे कारण हैं। ठीक है, कौन कौन से कारण हैं? गरीबी, बेरोजगारी, और पॉपुलेशन, अशिक्षा। ठीक है, खेती में कम ग्रोथ। ठीक है, उद्योग, हाँ, उद्योग अच्छे से स्थापित नहीं है हमारे देश में। ठीक है, नियम बेकार, मुझे नियम बनाओ। सरकार क्या कर रही है अब इसके खिलाफ? वोट करो। ठीक है, गरीबी के खिलाफ क्या कर रही है सरकार? ठीक है, एंटी पॉवर्टी मेजर्स क्या ले रही है सरकार? ने कई स्कीम्स चलाई है, जिसमें सबसे फेमस है मनरेगा। ठीक है, महात्मा गांधी, अब इसका 2 महीने 1 महीने पहले नाम बदल दिया है। इसका नाम कर दिया है जी राम जी स्कीम। भैया कहाँ पहुँच गए ये तो बताओ। अभी बताता हूँ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, इसमें सरकार वादा करती है कि गांव के हर परिवार को साल में कम से कम 100 दिन का काम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, गारंटी है। ये चैप्टर भी हो गया। अगले चैप्टर का नाम है भारत में खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ठीक है, चैप्टर 4। अब इंसान को जिंदा रहने के लिए जैसे हवा जरूरी है, वैसे ही खाना भी जरूरी है। ठीक है, फूड सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ 2 टाइम की रोटी मिलना नहीं है, बल्कि उससे बहुत ज़्यादा है। फूड सिक्योरिटी में के 3 पिलर्स होते हैं। ठीक है, 3 स्तंभ होते हैं। अब 3 शब्द याद रखने हैं इसके। ठीक है, बाद में रे अवेलेबिलिटी, पहला होता है अवेलेबिलिटी, उपलब्धता। ठीक है, देश में पर्याप्त अनाज होना चाहिए, चाहे उगाया हो चाहे इंपोर्ट किया हो, लेकिन होना चाहिए। ठीक है, दूसरी एक्सेसिबिलिटी, यानी पहुंच, अनाज हर इंसान की पहुंच में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गोदाम में सड़ रहा है और लोग भूखे मर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरा अफोर्डेबिलिटी, यानी सामर्थ्य, लोगों के पास इतने पैसे होने चाहिए कि वे उसे खरीद सके।
ठीक है, ऐसा नहीं कि होते हुए भी वो खरीद ना पाए, है ना। अब हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, ताकि ये इसकी ज़रूरत इसलिए है ताकि बंगाल में 1943 में अकाल आया था, बंगाल फेमाइन के नाम से जाना जाता है वो, ठीक है। उसमें करोड़ों लोग मर गए थे, करोड़ नहीं 30 लाख लोग मरे थे, ठीक है। ताकि ऐसा हाल ना हो, है ना, इसलिए फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत रहती है। 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था और 30 लाख लोग भूख से मर गए थे, क्योंकि चावल की कमी हो गई थी और लोग उसे खरीद नहीं पा रहे थे। चावल की कमी के चक्कर में मर हाँ भाई, 30 लाख लोग, भूखमरी फैल गई थी। अब भारत ने क्या किया, गए। भैया आटा भी तो है, सब्जियां भी तो है। नहीं खरीद पाते थे लोग भाई, महंगी होती थी, पैसा नहीं होता सकती, होती नहीं थी भाई, थी ही नहीं। ऐसा होता हो चाहे ना होता हो, 30 लाख लोग मर गए थे। अब भारत ने क्या किया इसके लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन नाम सुना है तुमने हरित क्रांति का, ठीक है। 1970 के दशक में हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन आई। हमने गेहूं और चावल इतना उगाया कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए, यानी आत्मनिर्भर बन गए, कि हमारे देश में जो है वो पर्याप्त है, हमें बाहर से मंगाने की जरूरत भी नहीं, ठीक है। हम एक्सपोर्ट भी तो करते हैं। हाँ, उल्टा हम एक्सपोर्ट और करने लगे, ठीक है। फूड सिक्योरिटी सिस्टम कैसे काम करता है, सरकार ने 2 सिस्टम बनाए हैं। एक तो बफर स्टॉक, मतलब ये कि सरकार किसानों से गेहूं और चावल खरीदती है, जिस दाम पर खरीदती है उसे MSP बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थित मूल्य, ठीक है। ये अनाज FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में जमा किया जाता है ताकि मुसीबत के समय काम आए, ठीक है। दूसरा सरकार ये करती है फूड सिक्योरिटी के लिए कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS, राशन की दुकानें, ठीक है। अब जो FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, है ना, है कि नहीं है, वो क्या करती है, गोदामों से अनाज राशन की दुकानों पर भेजती है, ठीक है। राशन की दुकानें होती है ना, जिनको राशन मिलता है, और तुम्हें मिलता है राशन? भैया नहीं, हम नहीं लेते। नहीं मिलता, बना हुआ है वैसे तुम्हारा राशन? बना हुआ पर हम लेते नहीं मिलता। राशन दुकानों पर भेजा जाता है और इसे उचित दर वाली दुकानें बोलते हैं, फेयर प्राइस शॉप्स भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ बाजार से आधे दाम पर गेहूँ, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल वगैरह मिलता है, ठीक है। अब इसमें कार्ड के प्रकार होते हैं, कार्ड बनते हैं, कार्ड के प्रकार होते हैं। एक होता है, जो नहीं लेता उसका क्या करते हैं? है? जो नहीं लेता वो अमीर कहते हैं उसे, अमीर नहीं, मतलब उसका करते क्या है वो दुकान वाले? भाई वो तो दुकान वाले हैं, वो जाने, लेकिन वो बेच बाच देते हैं या वापस चला जाता है। साइन होते हैं ना कि तुमने अपना अनाज ले लिया है, अनाज लेने से पहले या जो पैसे चीज़, दो, हमने नहीं लिया, तो उनको सस्ते में मिल जाता है। वो बेच देते हैं घपले वाले। हाँ, वो घपले का, वो तो भ्रष्टाचार वाली बात है। अब कार्ड के प्रकार होते हैं। एक होता है अंत्योदय कार्ड, जो गरीबों में भी सबसे ज़्यादा गरीब है, बहुत ज़्यादा ही गरीब है, उसका अंत्योदय कार्ड बनता है, ठीक है। फिर एक होता है BPL कार्ड, गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए। फिर एक होता है APL कार्ड, बाकी नॉर्मल लोगों के लिए, ठीक है। इसका एक भैया पर जिसकी 2-3 गाड़ियाँ होती है वो भी हाँ, तो वो बनवा लेते हैं भाई लोग। राशन। अब देखो इसमें क्या पता चला, अब ये चैप्टर भी हो गया तुम्हारा। तो इन तीनों चैप्टर का निचोड़ ये है कि पहला, इंसानों को पढ़ा लिखा कर ह्यूमन कैपिटल बनाओ, ठीक है, पॉपुलेशन को शिक्षित करो। दूसरा, जब वो ह्यूमन कैपिटल बनेंगे तो अच्छी नौकरी करेंगे और पॉवर्टी कम होगी, गरीबी कम होगी, जो कि दूसरे चैप्टर में था। तीसरे चैप्टर में जिंदा रहने के लिए सरकार को फूड सिक्योरिटी यानी कि राशन शॉप, बफर स्टॉक का सिस्टम मजबूत रखना होगा ताकि कोई भूखा ना सोए और कोई भूखा ना मरे, ठीक है। अब ये भी हो गया।